नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं HSSC एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए कुछ मैथ के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। यदि 36 की कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है तो कक्षा में लड़कों की उम्र का योग कितना होगा वर्षों में। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले देखना है कि 36 विद्यार्थी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो इनका अनुपात दिया हुआ है 5:1। तो हमने लिख लिया कि इनका अनुपात है हमारे पास 5:1 है। तो जहाँ पर 5 किसको दिखाता है, बॉयज़ को, और ये गर्ल्स को दिखाता है 1। तो इनका जो अनुपाती योग होगा, इनका सम ऑफ रेशो बोलते हैं जिसको हम, अनुपाती योग वो कितना होगा, 5 और 1 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 6 आ जाता है अनुपाती योग। तो पहले जैसे B लिखा हुआ है तो हमारे लड़कों की संख्या हमारी कितनी आ जाती है, लड़के उस कक्षा के अंदर हैं टोटल जैसे 36 है तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, और B के नीचे 5 लिखा हुआ है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और लड़कियां निकालनी है तो जैसे लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 36 को 6 से डिवाइड करके हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी जो है लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे 6×6 = 36 होता है और 6×5 = 30, तो लड़के आ गए 30 और ऐसे ही हमारी लड़कियों की संख्या आ गई 6। तो इसने कहा है जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या से दुगनी है। जो लड़कों का औसत है वो लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो लड़कों का औसत हम कैसे निकाल सकते हैं, लड़कों का औसत हम निकालते हैं, ये क्या दिया हुआ है, लड़कों का औसत कैसे निकलेगा कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या हमारी 6 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लड़कों का औसत हमारा 12 आ गया। तो इन्होंने पूछा है लड़कों की उम्र का योग। लड़कों की उम्र का योग हम कैसे निकालेंगे, जो इनका ये आया हुआ है, औसत आया हुआ है, औसत को हम लड़कों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लड़कों की जो आयु का योग है, टोटल आयु कितनी होगी इनकी, औसत हमारा जो है 12 आया हुआ है और लड़कों की संख्या 30 आई हुई है। तो 30 से हम 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 360 जो है लड़कों की उम्र आ गई है वर्षों में। तो ये हमारा आंसर डी दिया हुआ है। तो आंसर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इसके अंदर ये संख्या दी हुई है, इसका मान हमने निकालना है। तो जो 1 सही 9/16 है इसको हम खोलते हैं तो 16 एकम 16 और उसमें 9 प्लस कर दीजिए 25 हो गया। तो ये 25/16 हो गया। 25/16, 25 जो होता है 5 होता है 25 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 5/4 आ गया हमारा। 5/4 को अगर हम ऐसे खोलते हैं तो 4 एकम 4, तो 1 सही 1/4, ये हमारा जो आंसर बना है 1 सही 1/4, ये ऑप्शन सी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, ये सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, उन दो संख्याओं का अनुपात कितना है। तो इसके अंदर
जैसे हमने एक संख्या 100 मान ली है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा और 50% निकालेंगे तो 50 आएगा। तो 100 से 20% अधिक करनी है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 हो गया। और इससे 50% अधिक करनी है तो 100 में 50 जोड़ देंगे, 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार 120 और 150 हमारी दो संख्याएं ज्ञात हो गई हैं। तो उन दो संख्याओं का अनुपात कितना है? तो 120 और 150 का जो अनुपात अगर हम ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? 120 और 150, जैसे हम इनको रेशो में लिख लेते हैं तो जैसे ये जीरो दोनों आके आपस में कैंसिल। अब 3 से डिवाइड हो रही हैं दोनों, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो 4:5 हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर 16 है। दो व्यक्तियों में उम्र का अंतर 16 वर्ष का है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा रहा हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली शर्त क्या है कि उनका अंतर 16 है। तो 16 देखिए इनके अंदर, यहाँ भी 16 का अंतर दिया हुआ है, यहाँ भी 16 का, यहाँ भी। ये जो पहली शर्त है ये चारों में लागू हो रही है। तो दूसरी शर्त को हम लगा के देखते हैं, जिस पर दोनों शर्त कंप्लीट हो जाएंगी वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 6 वर्ष पहले पूछा हुआ है। 6 वर्ष पहले, जैसे 12 में से और 28 में से 6 घटा दीजिए, तो 12 में से 6 गया, 6 हो गया, और 28 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 22 आएगा। तो क्या छोटी उम्र वाला से 3 गुना बड़ा रहा है? तो इसका 3 गुना ये नहीं है। तो पहले ऑप्शन पे ये शर्त दोनों लागू नहीं होती हैं। दूसरी बार हम इसमें से 6 घटाते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है, और इसमें से 6 घटाते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। तो ये इसका 3 गुना बन जाता है, 8 3 24 होता है। तो छोटे वाला जो है, छोटे वाले का 3 गुना जो है बड़ी संख्या हमारी है। तो इस पर दोनों शर्त पूरी होती हैं। अगर हम इनको और पे लगा के देखते हैं तो यहाँ 10 आता है और यहाँ पर 26 आता है। तो इसका ये जो है 3 गुना नहीं है इसका, ये भी यहाँ भी नहीं लगता है। और यहाँ पर 12 आता है और यहाँ पर 28, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो ये 8 और 24 पे हमारा जो है ऑप्शन बी पे ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी की मदद से वे उस कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो पहले हम ए का 1 दिन का कार्य लिखेंगे। जैसे ए उसको कितने दिन में कर सकता है? अब हम ए का 1 दिन का काम कितना होगा? ए का 1 दिन का काम, ए उस काम को कितने दिन में करता है? जैसे ए 16 दिन में कर सकता है तो ए का 1 दिन का काम होगा 1/16। और यदि बी का देखते हम, बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/12 हो जाएगा। बी का 1 दिन का काम जो होगा 1/12। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ? ए और बी दोनों का 1 दिन का कार्य होगा 1/16 और 1/12 को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 16 और 12 का जो एलसीएम है 48 आ जाएगा। इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई और आगे 4 आ जाएगा। तो 3 और 4
7 बन गया है, तो 7/48 होगा। दोनों का जो है एक दिन का काम है हमारा 7/48, दोनों का एक दिन का काम हो गया है ये। तो अब आगे इसमें पूछा हुआ है कि सी अकेले, अगर हम तीनों का एक दिन का काम निकालते हैं, तीनों उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जैसे 2 का एक दिन का 7/48 आया है, तो तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा? तीनों का एक दिन का काम, इसके अंदर क्या हो गया है, सी भी शामिल हो गया है। तीनों का एक दिन का काम होगा 1/4। ये है ए और बी का एक दिन का काम, ये इन तीनों का है। जो ये तीनों का एक दिन का काम है उसमें से हम ए और बी का घटा देंगे तो सी का अकेले का काम बच जाएगा। तो अगर हमने सी का एक दिन का काम ज्ञात करना है, सी का एक दिन का काम हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो 1/4 है वो हमारा तीनों का काम है और बाकी 2 का काम हमारा 7/48 है। तो इनको देखिए हम 7 और 48 का जो एलसीएम आता है वो 48 आएगा। तो 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके 12 लिख लेते हैं। 48 को 48 से डिवाइड कीजिए, 1 आ गया, 1 को 7 से, तो ये हमारा 5/48 आया है। तो सी अकेला उस काम को 48/5 दिनों में कर सकेगा। 48/5 जो होता है ऑप्शन में दिया हुआ है कैसे, जैसे 48/5 हमारा ये आया है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 निमा 45 होता है और 3, तो ये हमारा 9 सही 3/5 आ गया है, जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन डी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो ये हमारे पास समय कितना है, समय है 2 मिनट 30 सेकंड। तो इसको हम लिखेंगे, समय हमारा लिखा जाएगा 2 मिनट और 30 सेकंड है, तो 30/60 हमने कर लिया, तो ये भी हमारा मिनट बन गया है। तो जैसे 30 दूनी 60 होता है, 3 दूनी 6 होता है, मतलब 2 सही 1/2, ये काटने के बाद 2 सही 1/2 मिनट आ गया। तो 2 सही 1/2 को हम 5/2 मिनट लिख सकते हैं। तो समय हमारा हो गया 5/2 मिनट। अगर हम इसको घंटे बनाना चाहते हैं तो 5/2 को हमने 1/60 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 60 से डिवाइड करना होगा, तो हमारे घंटे बन गए। तो ये कितने घंटे बन गए, ये हमारे जो घंटे बनेंगे 12 पंजे 60 होता है, तो 1/24 घंटा हमारा समय बन गया है ये घंटे के अंदर। तो अब समय हमने निकाला है, तो उसकी इसके अंदर पूछा क्या हुआ है, चाल। तो जैसे मीटर में दूरी दी हुई है, तो इस दूरी को हम किलोमीटर में बनाएंगे, तो हमारे पास दूरी कितनी है, हमने लिखा समय, समय हमारा आ गया 1/24 घंटे। तो दूरी हम लिखेंगे
दूरी जो है 750 मीटर है, तो इसके साथ में यदि हम 1000 लगा दें, डिवाइड में 7000 लगा 1000 लगा दिया तो ये किलोमीटर बन गया। और यदि हम इनको कैंसिल करते हैं तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, तो ये 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर में हमारी दूरी आ गई है। तो अब हमने गति ज्ञात करनी है, उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो चाल का क्या फार्मूला हमारे पास, चाल बराबर है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी बटे समय, दूरी हमारी है 3/4 किलोमीटर और घंटे हमारे 1/24। देख लीजिए ये हमारे 1/24 घंटे आए हुए हैं और दूरी हमारी 3/4 आई हुई है। तो इसको हम कैंसिल करते हैं तो कितना बनेगा, ये हम 24 को ऊपर लेके जाएं तो हमारी ये जो संख्या बनती है 3/4 और 24 जो है 1/24 का ऊपर 24 बन जाएगा। तो 4 छिका 24 होता है, 3 छिके 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर आ गया है, उस आदमी की चाल आ गई है। तो 18 किलोमीटर जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, हम इनको यदि अवरोही क्रम में लिखना है, इनका एलसीएम लेके करें तो इनकी जो मल्टीप्लाई है बहुत बड़ी बनती है। हम एक आसान तरीका देखते हैं इसके लिए, मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं लगाएंगे, डिवाइड वाला। तो 9/11 जो है 11 निमा 99 होता है और 11 8 88 होता है, तो इसको हम 0.8 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 8/9 जो है 9 8 72, 9 निमा 81, तो इसको हम 0.9 लिख सकते हैं। आगे जैसे ये लिखना चाहें तो 3/5 है, तो 5 छिका 30 होता है, तो 0.6 इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी संख्या रह गई 4/7। 4/7 को हम 7 छिका 42, ये 6 से कम रहेगा क्योंकि ये तो पूरा 6 आता था, और 7 छिका 42, 7 पंजे 35 हम इसको लिख सकते हैं। ये 5 पे चल रहा है, ये 6 पे, और ये 9 पे, ये 8 पे। तो पहले कौन सी संख्या आएगी, हमने पहले अवरोही क्रम को देखना। इसका अवरोही क्रम के अंदर बड़ी संख्या आनी चाहिए, तो बड़ी संख्या लेनी है सबसे पहले हमें इसके अंदर। तो बड़ी संख्या हमारी होगी, सबसे बड़ी संख्या इसमें 0.9 वाली होगी, तो ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले बड़ा दिया हुआ है, उससे आगे नंबर पे हमारा ये आना चाहिए 9/11, उससे आगे ये दिया हुआ है, उससे छोटा। उसके बाद 6 नंबर 0.6 वाला आना चाहिए, 3/5 ये दिया हुआ है, और उसके बाद 0.5 वाला आना चाहिए 4/7 ये दिया हुआ है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो अवरोही क्रम में बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे यहाँ पर क्या संख्या दी हुई है, इसके डिवाइड में हम 144 के डिवाइड में 0 पॉइंट, अगर हम इसका दशमलव हटा देते हैं तो ये हमारे पास 1 लिखने के बाद 3 0 बन जाती हैं। हमने इसका दशमलव गायब कर लिया है। तो दूसरी तरफ वाली संख्या है जो 14.4 है, इसका दशमलव अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाता है, और इसके डिवाइड में x दिया हुआ है।
तो हमने ज्ञात करना है इसके अंदर से x। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर संख्या है 144 और इस सारी संख्या को ऊपर लेकर जाएं हम तो हमारे पास 1000 ऊपर लिखा जाएगा और ये 144 नीचे आ जाएगा। तो दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है 144/10 और x है तो ये 1/x बन गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमने x को अगर ज्ञात करना है तो हम यहाँ से इस x को लेफ़्ट साइड में लेके आए तो ये 1 के नीचे नहीं ऊपर लिखा जाएगा। दूसरी साइड में हमारा बचा हुआ है 144/10 और ये 1000 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो 1/1000 बन जाएगा। तो नीचे हो गई हमारी 4 शून्य हो गए, हमारे पास 4 जीरो हो गई हैं। तो हमने जो x की वैल्यू आती है 144, इसके नीचे 4 जीरो हैं तो 4 जीरो के हिसाब से दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद हमारे 4 अंक होने चाहिए। तो 0.0144 ये हमारा आंसर बन जाता है। 4 डिजिट इसके अंदर डेसिमल के बाद में आए हुए हैं। तो ये ऑप्शन देख ही लीजिए जी, ये ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन गया है, जिसमें 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में 1348.32 रुपये हो जाएंगे। तो हमने इसके अंदर दर ज्ञात करनी है तो हम मान लेते हैं दर। जैसे हमने इसके अंदर क्या मान लिया, माना हम लिख लेते हैं दर हमने मान लिया 8% वार्षिक। तो 8% जो माना है मिश्र धन का क्या फार्मूला होगा, चक्रवर्ती मिश्र धन का हमारा फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटे 100 और इस सारे की पावर होती है टाइम समय। तो मिश्र धन हमारे पास ये है तो इसके स्थान पर हमने लिख लिया 1348.32। तो ये हमारा मूलधन है, मूलधन हमारे पास 1200 रुपये है। 1200 1 प्लस r/100 और समय हमारे पास है 2। तो ये संख्या हम इस तरफ लेके आएंगे लेफ़्ट साइड में तो हमारे पास बच जाएगी, क्या संख्या बचेगी, जो 1348.32 है इसको हम 1200 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम ये डेसिमल यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाता है, डेसिमल हटाने से हमारे पास 1 बार 100 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 अंक दिए हुए हैं। तो इस तरफ हमारे पास क्या बचता है, ये जो 100 एलसीएम हमने ले लिया तो ये बनेगा 100 प्लस r का स्क्वायर। तो आगे देखते हैं इसके बाद 100 अगर हम इनकी ये जो 2 है
दूसरी तरफ स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये इसका वर्गमूल बन जाएगा पूरी संख्या का। तो देखिए हमारे पास 1348 32 और ये हो गया 1200, 4 जीरो हो गई है 12 के साथ में। इससे आसान अगर ये, चलो ये भी ठीक है, आसान दूसरा मेथड भी है हमारे पास। और ये हम करेंगे, इधर बच गया हमारे पास 100 बटे ये बन गया 100। ये 100 हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं यहाँ, जैसे 13 48 32 को हम 12 से भाग दे दें, जो ये 4 जीरो हैं, इनके लिए हम इसको अलग से रख लें, 12 को अलग से रख लें, तो 12 से ये संख्या डिवाइड करने पर क्या बन जाती है, ये बन जाती है, जो हमारा 12 लिखने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि हमने इससे डिवाइड कर दिया 112 36। और दूसरी साइड में हमारे पास 12 से डिवाइड करने के बाद ये संख्या बन गई, और दूसरी साइड में जो 100 + r/100 है, ये संख्या हमारा 106 का वर्ग है। तो 106 का वर्ग जो है, हम इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 106/100 बन गया। ये 100 का स्क्वायर है और ये 112 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर है। तो हमारे पास इस तरफ जो संख्या ये 100 है, इसको हम लेफ़्ट साइड में लेके आ गए, इधर हमारा 100 + r बन गया। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 106 बराबर है 100 + r बच गया है। अब देखते हैं हम 106, ये 100 इधर माइनस में आ जाएगा और दूसरी तरफ r रह गया, तो 6 बराबर r हमारा आ गया है। तो r हमारी दर मानी हुई थी, तो r जो दर है वो 6% वार्षिक आ गई है, चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।